तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नेमसा में। और आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप सब एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और क्या आपकी पढ़ाई की स्थिति है, क्या कितना आपको समझ में आ रहा है और क्या-क्या आपकी परेशानियाँ हैं, या अगर कोई परेशानी नहीं भी है तो फिर भी एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत करवाएँ। हम अपने पिछले एपिसोडों में पढ़ ही रहे थे 12th कक्षा की जो राजनीति विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। उसका हम हमारा 5वां पार्ट चल रहा था जो कांग्रेस की प्रणाली है और उसकी पुनर्स्थापना के बारे में। एक एपिसोड हमने पहले डाल दिया था, आज हम उसी पार्ट का दूसरा एपिसोड डालेंगे और इसके साथ ही हम बात करेंगे किस प्रकार कि पहले हमने पढ़ लिया था चौथे आम चुनाव के बारे में, दल-बदल किस प्रकार हुआ, और आज हम पढ़ेंगे वो है अपना 5वां आम चुनाव। और इसके साथ ही ग्रेड अलायंस है जो कांग्रेस का विघटन होता है, विभाजन होता है, वो किस प्रकार होता है, और इसके साथ ही इंदिरा गांधी जी द्वारा कांग्रेस की पुनर्स्थापना किस प्रकार होती है। देखो साथियों, समझने भारत की राजनीति को समझने की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और दूसरी ओर हमारे किताबों की दृष्टि से या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमूमन या तो अर्धवार्षिक या बोर्ड में प्रश्न पूछा ही जाता है कि या तो इंदिरा गांधी जी की जीत के कारण क्या, या विभाजन के क्या कारण थे। अगर अगर उन्होंने विभाजन हुआ, पार्टी का विभाजन होने के बाद उन्होंने पुनः पार्टी की वापस पुनर्स्थापना कैसे की, उनके बारे में। तो अमूमन ये 3 प्रश्न यहाँ से बड़े बनने के चांस बनते हैं हर बार। और दूसरा, आपने देखा होगा कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में आपने पहले कभी सुना होगा। अपना ही जो पिछला या हमारा ही जो पिछला एपिसोड था, उस पिछले एपिसोड में हमने बात की थी 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में भी एक बड़ा यूँ नया, मतलब ख़्याल सा ही ऐसा नई चीज़ हुई थी कि किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसा हो जाएगा क्या। मैंने बात की थी कि नीलम संजीव रेड्डी आगे होते हुए भी पीछे रह गए थे, किस प्रकार रहे थे, इनके बारे में भी हमने उस समय बात की। ख़ैर, आगे बढ़ते हैं आज की बातों को लेकर। आज है कांग्रेस पार्टी का विभाजन। देखो, कांग्रेस पार्टी से विभाजन से पहले हमने हमने आपको पता होगा कि ये पढ़ा कि 1977 का 1967 का ज्यों ही आम चुनाव हुआ, जो देश का चौथा आम चुनाव, उस समय भी कांग्रेस के बड़े-बड़े जो धुरंधर थे, उन धुरंधरों को, जैसे पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष थे, उसी प्रकार अपने मद्रास के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के कामराज थे, वो भी हार गए। उसी के साथ ही मतलब ऐसे बहुत सारे नेता थे कि जो उस समय हार गए, जो कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज माने जाते थे। तो और हमने ये भी बात की थी कि जो केंद्र में तो हमें गठबंधन की सरकार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन राज्यों में पहली बार गठबंधन की बातें आई। इसके साथ हमने दल-बदल के बारे में भी पढ़ा। 1967 में 1967 में कांग्रेस की केंद्र में जीत, कांग्रेस की केंद्र में जीत। 1967 में कांग्रेस की केंद्र में ज्यों ही जीत हुई, जीत के बाद धीरे-धीरे जो ये कांग्रेस के नेता है, मैंने आपको पहले भी बात की थी, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष कौन? कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज। कौन? के कामराज। के कामराज ने पहली बार तो इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया ही था अपनी अनुसार, जिसका अभी हम आगे बात करेंगे सिंडिकेट के तौर पर। और दूसरा, 1967 के चुनाव में जीतकर इंदिरा गांधी जी जो ही प्रधानमंत्री बने। तो ये जो कांग्रेस अध्यक्ष मतलब और कांग्रेस सिंडिकेट के व्यक्ति, मैं यहाँ सिंडिकेट लिख देता हूँ, सिंडिकेट, ये सिंडिकेट के जितने भी व्यक्ति थे, इन सब ने यही चयन किया कि हम क्या करेंगे, इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना लें और जो प्रधानमंत्री जी है वो हमारी सलाह को माने। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई 1967 के बाद, एक और कांग्रेस सिंडिकेट अपनी मजबूती को प्राप्त करना चाहता था, तो दूसरी ओर इंदिरा गांधी जी भी अपनी मतलब छवि को निखारना चाह रहे थे, छवि को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, प्रदर्शित करना चाह रहे थे। 1969 तक आते-आते स्थितियाँ ऐसी हो गई कि जिस स्थिति के कारण इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस जो सिंडिकेट थी, उन दोनों के मध्य क्या हो गया? विवाद हो गया। ये विवाद यहीं समाप्त नहीं हुआ, ये विवाद आगे जाकर कहीं न कहीं कांग्रेस के विभाजन का
रूप लेता है। देखिए साथियों, उसी समय महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंदिरा गांधी जी ने एक 12 सूत्री कार्यक्रम चलाया था और उसी 12 सूत्री कार्यक्रम का सिंडिकेट ने साथ भी दिया था, तो लेकिन वो भी मतलब यूं पूर्ण रूप से सहमत नहीं थे। एक आपको याद रखा जाने मतलब यूं कभी कभार पूछा जा सकता है कि जो 12 सूत्री कार्यक्रम है वो कार्यक्रम क्या है। तो 12 सूत्री कार्यक्रम जिसमें इंदिरा गांधी नहीं, माफ कीजिएगा, 10 सूत्री कार्यक्रम, और 10 सूत्री कार्यक्रम है वो आपको याद रखना है। 10 सूत्री कार्यक्रम कब चलाया गया? ये चलाया गया मई 1967 में। और इस 10 सूत्री कार्यक्रम के जरिए किसने? इंदिरा गांधी जी ने। और इनमें बातें क्या थी? ठीक है, इनमें बातें थी, 10 बातें रखी गई थी। एक तो गरीबी को हटाना, गरीबी समाप्त करना, भू भूमि सुधार, पृथ्वी प्रश्न, बैंकों का बैंकों का गरीबों के साथ, गरीबों के लिए सहायता, इसके साथ ही राष्ट्रीयकरण, मतलब इस प्रकार इन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया। पहले तो जो कांग्रेस सिंडिकेट के व्यक्ति थे उन्होंने, या कांग्रेस सिंडिकेट के नेता थे, उन्होंने कहा कि भाई मतलब विरोध किया इसका, लेकिन आखिरकार कांग्रेस सिंडिकेट ने क्या कर दिया? इनको स्वीकृति दे दी। अब ये देखो, इनको स्वीकृति मिल गई। इंदिरा गांधी जी अपने कद को आगे बढ़ाते हुए अपनी छवि को प्रदर्शित कर रहे थे, मतलब लोकप्रिय बना रहे थे। लेकिन ज्यो ज्यो इंदिरा गांधी की छवि लोकप्रिय हो रही थी, त्यों त्यों कांग्रेस के सिंडिकेट के अंदर मतभेद पैदा हो रहे थे। और आखिरकार ऐसा मतभेद हुआ, और ये सारा का सारा मतभेद हमें देखने को मिला 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में। हम अभी देखेंगे साथियों एक चीज, हम अभी बात कर रहे थे सिंडिकेट की, तो क्या है कांग्रेस सिंडिकेट, वो देखते हैं पहले। सिंडिकेट कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों का कांग्रेस के अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का समूह था। ठीक है, पहली बात तो ये समूह था। और इसी सिंडिकेट में सदस्य कौन थे? पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष। पश्चिम बंगाल के कौन? अतुल्य घोष। एक थे अपने आंध्र प्रदेश के, ये थोड़े नाम याद रखना है आपको, कभी कभार हो सके नाम पूछ ले परीक्षा में और सामने मिलान करने के लिए दे दें। तो आंध्र प्रदेश के थे, वो थे एन संजीव रेड्डी। ये एन संजीव रेड्डी वही है जो 1969 के चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव में हारते हैं, लेकिन 1977 में देश के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अभी हम बात करेंगे नीलम संजीव रेड्डी के बारे में भी। एक तो आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी, इसी के साथ ही मोरारजी देसाई है बम्बई से। मोरारजी देसाई अपने मद्रास के कामराज। ठीक है, एक अपने हैं वो मैसूर के हैं जिनका नाम है अपने निजलिंगप्पा। निजलिंगप्पा, ये सब कांग्रेस के हैं। मतलब ये महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता थे सिंडिकेट में,
इस सिंडिकेट ने क्या किया, इसी सिंडिकेट ने देश में दो प्रधानमंत्रियों का चयन किया। एक तो लाल बहादुर शास्त्री, और दूसरे थे वो इंदिरा गांधी। दूसरे कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, इन दोनों का चयन किया, और ये यही चाह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री हमारे से सलाह लेकर क्या करे, काम करे। लेकिन आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री तो समय से पहले ही चले गए, मतलब अपने पूर्ण कार्यकाल को पूर्ण कर ही नहीं पाए थे। ताशकंद समझौते में आपको याद होगा कि 10 जनवरी मतलब 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हो गया। और इंदिरा गांधी जी 1900 इनके निधन के बाद इनके उत्तराधिकारी के तौर पर प्रधानमंत्री बनी। और इंदिरा गांधी जी ने जो कांग्रेस सिंडिकेट के लोग थे उनकी बातों को मानने के लिए धीरे धीरे उनकी बातों को इनकार करना या इग्नोर करना शुरू कर दिया, और अपने आप की छवि को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। और इन्होंने अपनी छवि को आगे लाने के लिए या अपनी छवि को मजबूत करने के लिए या अपने आप की लोकप्रियता को मजबूत करने के लिए क्या किया, गरीबों के पक्ष में वामपंथी विचारधारा का समर्थन किया। वामपंथी विचारधारा का समर्थन ये समर्थन किया। और आखिरकार विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। अब देखिए साथियों, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष हैं, आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी है, याद रखना ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बम्बई के मोरारजी देसाई है, वर्तमान में बम्बई का नाम महाराष्ट्र है। उस समय बम्बई मतलब उसके बाद 1960 में बम्बई के दो टुकड़े होते हैं भाषा के आधार पर। ये हमने पहले पार्ट में इसकी बात की है कि 1960 में दो टुकड़े होते हैं, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र। मद्रास प्राचीन नाम है किसका? तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु। और मैसूर, मैसूर किसका है? या मैसूर है वो है कर्नाटक का। तो अगर आपको पूछ ले कि मैसूर किस राज्य का प्राचीन नाम था तो कर्नाटक का, और मद्रास किस राज्य का प्राचीन नाम था तो तमिलनाडु का, ये भी याद रखना। ज्यों ही कामराज का नाम आता है तो कामराज की एक योजना है जिनका नाम याद रखना, के कामराज। मैं यहाँ लिख देता हूँ के कामराज। और के कामराज की योजना का नाम है केवल कामराज योजना। क्या नाम है? कामराज योजना। कामराज योजना क्या है? 1963 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज। और के कामराज ने कहा था कि कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों को क्या देना चाहिए? इस्तीफा, और युवा पीढ़ी को आगे आने का मौका देना चाहिए। और इसी योजना को कामराज योजना के नाम से लोकप्रिय बनाया गया। तो 1963 में कामराज द्वारा कहा गया कि वरिष्ठ सदस्यों को इस्तीफा देकर युवाओं को आगे आने का मौका देना चाहिए। आगे आने का मौका देना चाहिए। युवाओं को आगे आने का क्या देना चाहिए? मौका। और ये योजना किस नाम से लोकप्रिय हुई? कामराज योजना के नाम से। दूसरा आपको याद रखना है कामराज से कि इन्होंने मिड डे मील की व्यवस्था करवाई थी, MDM मतलब मिड डे मील। और मिड डे मील का नाम अभी चेंज किया, आपको पता हो तो, प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, हाँ। तो मिड डे मील मतलब दोपहर का जो भोजन है वो भी तमिलनाडु में शुरू करवाई थी, किसके नेतृत्व में? कामराज के नेतृत्व में शुरू हुई थी। और दूसरा, कामराज योजना का अर्थ क्या होता है या कामराज योजना क्या है? तो 1963 में कामराज ने कहा था कि जितने कांग्रेस के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और किसको जगह देनी चाहिए? युवाओं को। जिसके कारण एक युवा विचारधारा देश को संभालेगी तो देश का विकास चहुमुखी और तरीके से और तीव्र गति से होगा। लेकिन फिर भी इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, ये तो थे कि कामराज योजना हो गई। दूसरा अपना सिंडिकेट हो गया। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट का प्रश्न अमूमन हर बार पूछा जाता है।
ये आपने देखा होगा पिछली बार भी हाफ ईयरली में भी सिंडिकेट का सवाल आया था और अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी सिंडिकेट का सवाल आया था। सिंडिकेट कांग्रेस के अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का एक क्या है समूह था और ये औपचारिक नहीं था, अनौपचारिक समूह था, ये याद रखना। कैसा समूह? अनौपचारिक, अनौपचारिक समूह था। ठीक है। और इसमें कौन कौन सम्मिलित थे? तो मुख्य तौर पर ये 5-6 लोगों का नाम हमने देख लिया है कि पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष थे, आंध्र प्रदेश के नीलम संजीव रेड्डी थे, बंबई के मोरारजी देसाई और मद्रास के कामराज थे और मैसूर के निजलिंगप्पा थे। अब साथियों दूसरा इसके साथ ही, क्योंकि हम कांग्रेस का विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस समय 1969 में इसी समय दो बातें लेकर आई इंदिरा गांधी। कौन कौन सी बातें लेकर आई? नंबर एक, पृथ्वी पर्स को समाप्त करें, पृथ्वी पर्स को समाप्त करना। और दूसरा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इन दोनों बातों को लेकर आए इंदिरा गांधी। लेकिन जिस समय इन दोनों बातों को लेकर आए तो इन बातों के विरोध में थे कौन? तत्कालीन वित्त मंत्री। और तत्कालिक वित्त मंत्री कौन थे? तत्कालिक वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री भी थे और देश के देश के वित्त मंत्री, वो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, वह उप प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोरारजी देसाई। ये जो मोरारजी देसाई थे, जिस समय इंदिरा गांधी ये लेके आई थी पृथ्वी पर्स को समाप्त करने वाला मामला और बैंकों को राष्ट्रीयकरण की बात कही थी, ये बात थी आपके 19 जुलाई की, 19 जुलाई 1969। ये वैसे लिखा पड़ा है, यहाँ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। तो पृथ्वी पर्स को समाप्त करना और बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने की बात कही, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने क्या किया? इनका विरोध किया। और इनका विरोध करने के कारण फिर भी इंदिरा गांधी रुकी नहीं, तो इन्होंने अपनी मतलब यूं अपने मंत्रिमंडल से मतलब मुंह फेर लिया था। इन्होंने कहा कि मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार अभी तो ये स्थिति यहाँ बन गई है कि दोनों के मध्य क्या, सिंडिकेट के मध्य और कांग्रेस के मध्य क्या है, समस्या है। एक आपको याद रखना समय है 11 नवंबर। कौन सा समय? 11 नवंबर 1969 का दिन। तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? तो तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष है निजलिंगप्पा। आपको पता होगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे निजलिंगप्पा। ठीक है। और कांग्रेस के अध्यक्ष विभाजन के समय कौन थे? निजलिंगप्पा। और 11 नवंबर को ही कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन हुआ। और विभाजन में इंदिरा इंदिरा गांधी को कांग्रेस से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। कब? 11 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस से क्या किया? निष्कासित किया। और निष्कासित किया, इससे पहले एक और बात हुई थी, वो था राष्ट्रपति चुनाव। तो हम पहले समझते हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। कौन सा राष्ट्रपति चुनाव? 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। देखिए साथियों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कामराज योजना क्या है? 1963 में कांग्रेस द्वारा कहा गया कि वरिष्ठ सदस्यों को तो क्या देना चाहिए? इस्तीफा, और युवाओं को आगे आने का मौका देना चाहिए। ये कामराज योजना है। इसके साथ ही उस समय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरा, मिड डे मील की व्यवस्था भी इन्होंने शुरू करवाई थी। मैसूर मद्रास राज्य के ये क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। मद्रास में वर्तमान का नाम क्या है आपके? वो है तमिलनाडु। तो इस प्रकार ये बातें चलती है। आप ये साथ साथ में लिखते रहो, ताकि क्या है कि आप जिस समय भी आपके मन में आता है मैं ये चीजें भूल रहा हूँ, तो उस समय वापस तुरंत से देख लो, हाँ ये चीजें। अब देखिए, कांग्रेस के विभाजन में सम्मिलित है कौन सा? 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। 1969 का कौन सा चुनाव? राष्ट्रपति चुनाव। अब देखिए, सबसे पहले तो कैंडिडेट देखते हैं कौन कौन राष्ट्रपति के उम्मीदवार हुए या हुआ क्या था। देश के तीसरे राष्ट्रपति, देश के तीसरे राष्ट्रपति। और तीसरे राष्ट्रपति कौन? देश के तीसरे राष्ट्रपति
अपने कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। ये भी याद रखना, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, तो देश के तीसरे राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब याद रखना, पहले राजेंद्र प्रसाद, और दूसरी बार चुनाव में भी राजेंद्र प्रसाद ही जीते, और तीसरी बार रहे थे वो देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं। और फिर तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के 13 मई 1967 को राष्ट्रपति बने। कब बने? 13 मई 1967 को राष्ट्रपति बने। और 3 मई 1967 को 1969 को निधन हो गया। देश के पहले राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, तो वो कौन है? अपने वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक और मुस्लिम राष्ट्रपति आते हैं, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। उनकी भी क्या हो जाती है? पद पर रहते हुए हत्या। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि उनमें बताया भी था कि देश के दो मुस्लिम राष्ट्र, अभी तक 3 मुस्लिम राष्ट्रपति बने, जिनमें से 2 की पद पर रहते हुए क्या हो गई? हत्या हो गई। ठीक है, इसके साथ ही कल हमने बात की थी कलाम साहब का, जो मतलब राष्ट्रपति बन रहे थे उस समय लोगों ने कहा कि ये भी मुस्लिम है, और वो क्या पता, जैसे पहले दोनों राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई है तो इनकी भी हो सकती है, मतलब ये कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ज्यों ही इनका निधन हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि देश में क्या करना। आपको पता हैगा कि राष्ट्रपति का जिस समय निधन हो जाता है उसी समय तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना लेते हैं, और उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया भाई? वो बनाया गया वीवी गिरी। वीवी गिरी। और वीवी गिरी उस समय देश के क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। और अब कि राष्ट्रपति का निधन हो गया तो 6 महीनों के भीतर चुनाव करवाने भी जरूरी है। तो चुनाव करवाने जरूरी है, तो कांग्रेस का कैंडिडेट किसे उतारा जाए? तो फिर लोगों ने एक सहमति बनाई, मतलब जो विरोध तो चल ही रहा था। कांग्रेस के गुट, इंदिरा गांधी के गुट वाले कह रहे थे कि कांग्रेस की कमेटी को बैठाई जाए और फिर चर्चा की जाए, लेकिन चर्चा की नहीं की, उनकी बात को क्या कर लिया? अस्वीकार कर लिया। और तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष निजलिंगप्पा के और कामराज वगैरह, मोरारजी देसाई वगैरह, नहीं बड़े बड़े लोगों ने, जो कांग्रेस सिंडिकेट के नेता थे, इन्होंने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए किसे चयन किया? राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी के आधिकारिक प्रत्याशी कौन? वो थे आपके एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी। पूरा नाम नीलम संजीव रेड्डी है, याद रखना। आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो एन संजीव रेड्डी है। तो एन संजीव रेड्डी को क्या किया कि राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस ने अपना आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया। ठीक है, इसके साथ ही ये उस समय क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष। क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष। तो इनको लोकसभा के अध्यक्ष पद से क्या इस्तीफा दिलवाया और क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाया। लेकिन उसी समय इंदिरा गांधी और नीलम संजीव रेड्डी के मध्य बन नहीं रही थी, इन दोनों के मध्य कुछ न कुछ अड़चनें चल रही थी। तो इंदिरा गांधी को ये नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनना स्वीकार नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार उतारा। स्वतंत्र उम्मीदवार। और स्वतंत्र उम्मीदवार थे, वो थे अपने वीवी गिरी। तो वीवी गिरी को क्या किया? इस्तीफा दिलवाया। किससे? वीवी गिरी को इस्तीफा दिलाया उपराष्ट्रपति, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से। और फिर उनको क्या? चुनाव लड़वाया। और चुनाव लड़वाया गया 1969 में। ठीक है, और इसके साथ ही आपको पता होगा, ज्यों ही वीवी गिरी को क्या उपराष्ट्रपति के तौर से इस्तीफा और कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर से भी उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया, तो अब देश में कोई राष्ट्रपति नहीं। तो पहले क्या लिखा था कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हो जाए, या निधन हो जाए राष्ट्रपति का, या फिर राष्ट्रपति काम करने में मतलब असमर्थ हो, तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। और उससे आगे लिखा हुआ था कि अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर
संसद उनके लिए व्यक्ति को, उस व्यक्ति का क्या करेगी, चयन करेगी। तो ये लिखा था। तो 1969 में संसद ने चयन किया कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होगा, ठीक है, चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश का। आपको याद रखना है यहाँ एक और, हालांकि ये अपने पाठ की बातें नहीं है, फिर भी ज्ञान आधारित बातें हैं, कि देश के पहले वो कौन से व्यक्ति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो वे थे एम हिदायतुल्ला। क्या नाम था? एम हिदायतुल्ला। इसकी भी बात हमने अपने पिछले एपिसोड में की है, ठीक है। फिर क्या हुए, चुनाव हुए, और चुनाव में वीवी गिरी क्या हो गए, विजय। और इसी समय सबसे पहली बार, और याद रखना, एक कांग्रेस ने उस समय सिंडिकेट ने व्हीप जारी की थी। क्या जारी की थी? व्हीप। और व्हीप जारी के क्यों की? व्हीप जारी इसलिए की कि उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति दूसरी पार्टी को वोट नहीं देगा। आपने देखा होगा अब की बार भी बहुत सारे राष्ट्रपति के चुनाव में व्हीप के संदर्भ में बातें आई थी, या आपने देखा होगा राज्यसभा का चुनाव था, उस समय भी बीजेपी ने अपनी व्हीप जारी की थी, राजस्थान में भी ऐसा हुआ था। व्हीप जारी होने के बाद भी वो जसोदा कुमारी है, क्या नाम है, उन्होंने क्या किया, अपना क्रॉस वोट दिया कांग्रेस को, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिया। व्हीप का मतलब होता है अगर कोई पार्टी अपनी पार्टी का व्हीप जारी कर देती है, तो जिसका कारण होगा कि वे एक बाध्यता में आ जाएंगे, उसके बाद पार्टी कुछ अगर वे मतलब उनके विरुद्ध काम करती है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती है, ये होता है व्हीप में। लेकिन व्हीप जारी करने के बाद भी, कांग्रेस पार्टी के व्हीप जारी करने के बाद भी, इंदिरा गांधी ने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। अंतरात्मा, क्या कहा? कि अंतरात्मा की आवाज को सुनो। और इसी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर लोगों ने क्या किया, वीवी गिरी को क्या बना दिया, विजय। और वीवी गिरी देश के कौन से राष्ट्रपति बन गए, चौथे राष्ट्रपति। और दूसरी वरीयता कर मतलब न्यूनतम कोटा पर प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार दूसरी वरीयता क्रम के अनुसार वोटों की मतगणना हुई। तो इससे तय हो गया कि कांग्रेस का विभाजन तय है। तो यहीं से कांग्रेस के विभाजन की क्या लग जाती है, नींव लग जाती है। अब कांग्रेस का विभाजन हुआ, वो हुआ नवंबर में। कब हुआ? नवंबर। 11 नवंबर को कांग्रेस का विभाजन हुआ। 11 नवंबर को ही इंदिरा गांधी को एक पत्र में निजलिंगप्पा लिखते हैं कि कुछ चाटुकारों के कहने पर ये जो आप देश के साथ ये कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को यूं ज्यादा ही कुछ मान रहे हो, ये कहीं न कहीं एक दिन मतलब समस्या तो करेगा ही। ऐसी ही कुछ पंक्तियां किसने कही? निजलिंगप्पा ने। 11 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी की सदस्यता को कांग्रेस ने समाप्त कर दिया। मतलब 1969 को इंदिरा गांधी को कांग्रेस से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब कांग्रेस दो भागों में बढ़ती है। पहला कांग्रेस ओ, कौन सा? कांग्रेस ओ। और दूसरा था कांग्रेस आर। कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। और कांग्रेस ओ में कौन कौन से व्यक्ति थे? वे व्यक्ति जो मतलब जो सिंडिकेट में बहुत सारे व्यक्ति थे, वे सभी कांग्रेस के ओ मतलब कांग्रेस ओ के व्यक्ति थे। अगर आप समझने की बात एक उदाहरण लें तो तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री उस समय के, 1969 की बात कर रहे हैं हम, तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या है, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने भी, आपको पता होगा, मोहनलाल सुखाड़िया ने भी कांग्रेस ओ का साथ दिया। और लेकिन ज्यों ही कांग्रेस ओ की 1971 के चुनाव में हार हुई, हार होते ही और इंदिरा गांधी की क्या हुई, जीत हुई। और इंदिरा गांधी की जीत होते ही मोहनलाल सुखाड़िया से पद से क्या ले लिया, इस्तीफा ले लिया कि भाई अब आप मुख्यमंत्री पद से क्या दे दो, इस्तीफा। और उसी के बाद देश के राज्य के नए मुख्यमंत्री बनते हैं बरकतुल्ला खां। तो ये थोड़ा, ये मतलब ये समझने के लिए है कि किस प्रकार। और उसी
तो कांग्रेस कितने भागों में बटी? दो भागों में। कौन सा? पहला भाग कांग्रेस ओ और दूसरा कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ का मतलब है, मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन में कौन लोग थे? जो सिंडिकेट के सदस्य थे वे सारे के सारे किस में थे? कांग्रेस ओ में थे। ठीक है। अब इसके बाद है कांग्रेस आर। कांग्रेस आर था, वो था इंदिरा गांधी का। किसका था? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर का नेतृत्व किया। और आर का मतलब होता है रिक्विजिनिस्ट। आर का मतलब क्या होता है? अगर आपको ये तो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, और ये है रिक्विजिनिस्ट। ठीक है। ए का नाम क्या है? कांग्रेस ओ का मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और कांग्रेस आर का मतलब है कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट। ये इंदिरा गांधी का खेमा है, और ये किसका है? सिंडिकेट का खेमा है, जो इंदिरा गांधी के विरोध में थे। अब हुआ क्या, ज्यों ही ये बात आई तो फिर 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा में एक मतलब, और उस समय इंदिरा गांधी को एक बार अल्पमत में आ गई थी इंदिरा गांधी। अब अगर आपको कहीं ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि देश में सबसे पहले किसकी सरकार अल्पमत में आई थी लेकिन गिरी नहीं, बच गई, वो थी इंदिरा गांधी की। 1969 में जो विभाजन हुआ, कांग्रेस दो टुकड़ों में बटी, इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया। तो जो इंदिरा गांधी का सहयोग दे रहे थे वो पूरे बहुमत में थे नहीं, लेकिन फिर ने अपने कम्युनिस्ट पार्टी ने इंदिरा गांधी को सहयोग देकर एक बार इनकी सरकार को क्या कर लिया? बचा लिया। 1970 में इंदिरा गांधी द्वारा पृथ्वी पर्स को समाप्त करने का प्रयास किया। पृथ्वी पर्स को समाप्त करने का प्रयास, करने का प्रयास। देखो, घोषणा तो 69 में कर दी, लेकिन लोकसभा में बिल कब रखा? 1969 में। लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिली। राज्यसभा में क्या हुआ? मंजूरी नहीं मिली। और इसके साथ ही दूसरी, तो राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिली तो इन्होंने राष्ट्रपति से आर्टिकल, आपको पता होगा 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश, आपको पता होगा पहले भी इंदिरा गांधी का अध्यादेश कैंडिडेट जीत गए थे, जारी करता है। और जारी किया, इस जारी को किसने, अध्यादेश को किसने रद्द कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। ये आपको बात याद रखनी है। अब आखिरकार दिसंबर में, कब? दिसंबर 1970 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से मांग की कि लोकसभा को भंग किया जाए। लोकसभा को क्या किया जाए? भंग किया जाए। और पहली बार देश में समय से पहले लोकसभा को क्या किया गया? भंग किया गया। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन यहाँ 5 वर्ष हुए नहीं थे, 4 वर्ष ही हुए थे। उससे पहले 5 वर्षों से पहले ही लोकसभा को क्या कर दिया? भंग कर दिया। और तत्कालीन पहली बार लोकसभा को भंग कब किया? दिसंबर 1970 में। और तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो वो भी याद रखना, बीबी गिरी, क्योंकि वो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। तो 1969 से लगाकर मेरे ख्याल से 24 अगस्त को शपथ लेते हैं ये। कब? 24 अगस्त को। और 1969 से ये आगे रहते हैं 24 अगस्त वापस 1974 तक। और 1974 में अगले राष्ट्रपति बनते हैं, वो बनते हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो अब कांग्रेस का क्या हो गया? कांग्रेस विभाजन भी हो गया, दो भागों में भी बट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में बट गई। इसके साथ ही 1970 में पृथ्वी पर्स को समाप्त करने का भी प्रयास कर लिया इंदिरा गांधी ने। ठीक है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी निकालने का भी प्रयास करके देख लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया। अब मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ 1971 के बाद, चुनाव के बाद की। 1971 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया? 25वां व 26वां संविधान संशोधन करवाया। संविधान संशोधन। ठीक है।
लगातार करवाए 71 में दोनों, ठीक है। 25 बार 26वां संविधान संशोधन करवाया। उस संविधान संशोधनों के जरिए इन्होंने क्या किया, पृथ्वी पर्स को भी समाप्त किया और इसके साथ ही अपने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। एक देखो, पृथ्वी पर्स को समाप्त करने के विरोधी थे कौन, मोरारजी देसाई, क्योंकि वे मानते थे कि ये राजाओं के साथ नैतिकता के विरुद्ध है, मतलब हमें इनके साथ ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा, हमने एकीकरण की बात की, उस समय भी समझा होगा कि जिस प्रकार की रियासत थी, राजस्व के आधार पर तय किया गया कि इन व्यक्तियों को क्या करेंगे, ये अपनी निजी संपत्ति, नियम जितना कह रहा उतना ही अपनी निजी संपत्ति भी रख सकेंगे और उसके साथ इनको क्या दी जाएगी, पृथ्वी पर्स। उन पृथ्वी पर्स को समाप्त करने की बात यहाँ की गई। खैर ये सोचने समझने की बात है। एक और देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी और दूसरी ओर हमें ये भी सोचना चाहिए था, मतलब मोरारजी देसाई ने ये भी सोचा कि जिन लोगों ने अपनी इतनी जमीन दी, अपने पुरखों की पूरी जायदाद देश को समर्पित कर दी, तो उनके साथ धोखा करना ये नैतिकता के विरुद्ध है। और दूसरी ओर उस समय देश की धीरे धीरे आबादी बढ़ रही थी, लाखों लोग भूखे मर रहे थे, तो उनकी बजाय इंदिरा गांधी ने सोचा कि इनकी ये जो इनका पैसा है अमीरों का, वो किन को दिया जाए, गरीबों को दिया जाए। जो गरीबों के लिए अलग से आवास की व्यवस्था की जाए सरकार की तरफ से निःशुल्क। तो इन सभी कामों को करने के लिए उन्होंने पृथ्वी पर्स और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की ओर ध्यान दिया। ठीक है साथियों, अब देखते हैं आगे। अब बात आती है अपने 1971 का चुनाव। किसका चुनाव? 1971 का आम चुनाव। 1971 का पांचवा आम चुनाव। ये पांचवे चुनाव थे, ठीक है ना। हाँ, कब हुए? 1971 में, दिसंबर 1970 में भंग करने का आदेश दे दिया। इसमें क्या हुआ, विपक्ष का गठबंधन, जिसमें वो कांग्रेस सिंडिकेट, मतलब कांग्रेस ओ वाले भी साथ में थे, उन्हें ग्रेड अलायंस, ग्रेड अलायंस था। कौन सा था? ग्रेड अलायंस। ये क्या था? ये एक विपक्ष का क्या था, विपक्ष का जो गठबंधन, विपक्ष जितने भी थे, मतलब कांग्रेस आर के अलावा और सीपीआई के अलावा जितने भी थे, उन सब ने क्या बना लिया, अपना महागठबंधन बना लिया, और उस महागठबंधन का क्या नाम है? ग्रेड अलायंस है। और कांग्रेस आर के साथ इंदिरा के साथ कौन थे? एक तो कांग्रेस आर, और प्लस कौन थे? सीपीआई। कौन सी पार्टी? सीपीआई। बाकी कम्युनिस्ट पार्टी है, जनता पार्टी है, या अपने उनका नाम क्या है, जनसंघ पार्टी है, या स्वतंत्र पार्टी, ये सभी पार्टियां या जो सिंडिकेट कांग्रेस ओ के सदस्य वगैरह, उन सब ने क्या कर लिया, एक अपना साथ में गठजोड़ कर लिया और ग्रेड अलायंस का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। कांग्रेस आर के साथ आपको पूछा जा सकता है 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी या कांग्रेस आर ने किस पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो कौन सी पार्टी है? सीपीआई। ये तो है। अब देखो, 1971 में इंदिरा गांधी की जीत के कारण क्या थे? सबसे पहले मतलब उन्होंने क्या क्या बातें रखी थी, तो ये दो तो याद करना कि भाई किन किन के मध्य गठबंधन हुआ और गठबंधन क्या कहलाया। जो कांग्रेस ओ का गठबंधन, वो क्या कहलाया? ग्रेड अलायंस। और कांग्रेस आर और इसके साथ में कौन सी पार्टी मिली? सीपीआई। ये इंदिरा कांग्रेस है। कौन सी कांग्रेस है? इंदिरा कांग्रेस। और इंदिरा कांग्रेस को क्या कहा जाता है? नई कांग्रेस। क्या कहा जाता है? नई कांग्रेस। कांग्रेस आर को नई कांग्रेस और कांग्रेस ओ को क्या कहा जाता है? पुरानी कांग्रेस। कांग्रेस ओ। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस क्या है, तो 1969 में जो विभाजन हुआ, उसमें कांग्रेस ओ को पुरानी कांग्रेस नाम दिया गया और कांग्रेस आर को नई कांग्रेस नाम दिया गया। ये तो है इन पार्टियों का गठबंधन। वापस देख लो, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां सभी एक साथ मिली और कांग्रेस ओ ने साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया, उसे क्या कहा? ग्रेड अलायंस है। और इंदिरा गांधी के साथ कौन सी पार्टी ने गठबंधन किया? वो किया सीपीआई ने। अब देखिए, अब आगे 1971 के आम चुनाव में जीतने के कारण क्या थे, देखिए।
एक तो सबसे महत्वपूर्ण है, पहला जीत के कारण। किसके कारण है? जीत के कारण। विपक्ष के पास इंदिरा हटाओ के अलावा कोई मुद्दा नहीं था। भाई मुद्दा भी तो होना चाहिए ना भाई। बस जहाँ भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, भाई इंदिरा हटाओ, तो इसलिए हर एक लोग दूसरा दूसरा कारण, इंदिरा गांधी का इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा। कौन सा नारा? गरीबी हटाओ। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया। का नारा। ठीक है, एक तो इंदिरा हटाओ और दूसरा गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने कहा था कि क्या करोगे, गरीबी हटाओ, और विपक्ष वालों ने कहा था कि क्या करो, इंदिरा को ही हटा दो। ठीक है, इस नारे के कारण भी इंदिरा गांधी क्या हुई, जीत हुई, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं था। इंदिरा गांधी के पास मुख्य मुद्दा था कि मैं क्या करूंगी, गरीबों को मतलब गरीबों को आवास दूंगी, गरीबों की सेवा करूंगी। तीसरा कारण क्या है जीतने का? वो है आपके फ्री पर्स को समाप्त करने की घोषणा। फ्री पर्स को समाप्त करने की घोषणा उन्होंने कहा, घोषणा कि मैं ज्यों ही आऊंगी और जीते ही क्या करूंगी, प्री पर्स को समाप्त करूंगी। फिर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है। और तीसरी मतलब लोकप्रियता भी थी इंदिरा गांधी की, क्या थी उस समय इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और वामपंथी विचारधारा। विचारधारा और समाजवादी की ओर झुकाव। समाजवादी, कैसा झुकाव? समाजवादी झुकाव। इनके कारण क्या है, इंदिरा जी जीत गए। अब देखो साथियों, पहली चीज है जीतने का कारण क्या है। ये 1971 के आम चुनाव की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पहली जीत का कारण था विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं था, बस ये क्या कर दो, जहां भी जाते हैं क्या करोगे, इंदिरा को हटाओ, बाकी कोई बात ही नहीं कहते। और उन्होंने सोचा, और उस समय बहुत सारे लोगों ने भी सोचा था कि इंदिरा हार जाएगी, क्योंकि इंदिरा के पास नहीं थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और उनकी कांग्रेस भी नहीं थी। ये बहुत ही मजबूत ताकतवर नेता थे, इन्हें गद्दावर नेता कहा जाता। कांग्रेस के बहुत ही ताकतवर नेता थे जो मतलब कांग्रेस ओ में थे, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद जैसे दावेदार है, के कामराज है, मोरारजी है, निजलंगप्पा है। ये सारे के सारे जो अपने जितने भी थे, वो सब किस में थे, वो है कांग्रेस ओ में। और दूसरा, अब आपने देखा होगा जो ऐसा ये वो व्यक्ति जो राजस्थान का सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला, लमसम 17 साल मुख्यमंत्री रहा था राजस्थान का, 4 बार मुख्यमंत्री के चुनाव में जीत हासिल की थी, उसी व्यक्ति, वो भी व्यक्ति किसके साथ में था, वो भी कांग्रेस ओ के साथ में था। तो हमें समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस ओ का पलड़ा बहुत मजबूत था, लेकिन जनता ने इस पलड़े को क्या कर दिया, मतलब चकमा दे दिया या परास्त कर दिया, जिसके कारण ये पलड़ा मुंह की खानी, इस पलड़े को क्या करनी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी, हारना पड़ा। दूसरा, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है ज्ञान आधारित या कैसे भी करके, कि गरीबी का हटाओ का नारा किसने दिया, तो इंदिरा गांधी ने दिया। दूसरा, अगर पार्टी का नाम पूछे तो कांग्रेस ओ आर का नारा क्या, तो गरीबी हटाओ। कांग्रेस ओ का नारा क्या था, इंदिरा हटाओ। और ये भी पूछा जा सकता है 1971 के 5वें आम चुनाव का प्रसिद्ध नारा कौन सा है, तो वो भी क्या है, गरीबी हटाओ। फ्री पर्स को समाप्त करना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और वामपंथी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा की ओर झुकाव ही इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी के जीत के मुख्य कारण है। अब ये तो इंदिरा गांधी के जीतने के मुख्य कारण। अब देखिए कि किस प्रकार उनको जीत हासिल हुई, वो देखिए। हम यहाँ दो बातों में बात करेंगे, एक तो विपक्ष का ग्रेड लाइंस, और एक बात करेंगे हम, वो करेंगे, हाँ, दो बातें करेंगे इसमें। पहली बात करेंगे कि कांग्रेस ओ प्लस उनका गठबंधन, उनका गठबंधन कितनी सीटें मिली इनको, गठबंधन 40 से भी कम, 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई।
खराब तो ये, मतलब इसमें ये तय करना था कि असली कांग्रेस कौन सी है। तो यहाँ पता चल गया कि असली कांग्रेस कौन सी है। जो बड़े बड़े मतलब दिग्गज थे कांग्रेस के, कांग्रेस वो में, वो सारे के सारे क्या हो गए, हार गए। और इन पूरे महागठबंधन को या महागठजोड़ को कितनी, केवल 40 सीटें, मतलब लगभग 543 में से कितनी सीटें मिली, 400, मतलब 40 सीटें से भी कम सीटें मिली, इतनी भी नहीं मिली। और अब आती है कांग्रेस आर की बात। कांग्रेस आर, कांग्रेस आर को सीटें मिली 352। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कांग्रेस आर की। और कांग्रेस आर के गठबंधन को देख लेते हैं। कांग्रेस आर के गठबंधन को, कांग्रेस आर के गठबंधन को मिली थी 375 सीटें। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कांग्रेस के गठबंधन को पहली बार इतनी सीटें मिली, कितनी, 375। मतलब पहले 3 चुनाव में भी इतनी, 4 चुनाव में भी इतनी सीटें नहीं मिली थी। बाकी आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के जस्ट बाद में चुनाव होते हैं 1985 में। 1985 के आम चुनाव में राजीव गांधी को लमसम 415 सीटें मिलती है, जो 1/3 सीटें हैं, 2/3 सीटें हैं। ठीक है। अब देखिए कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली, अगर आपको पूछ रहे केवल इंदिरा की कांग्रेस को कितनी सीटें मिली 1971 के आम चुनाव में, तो 352। और अगर आपको पूछ ले कांग्रेस आर के गठबंधन को कितनी मिली, तो 375। अब इन दोनों को कितने वोट, दोनों को मिलाकर प्रतिशत वो 48% मत मिले, 48.5%। और केवल कांग्रेस को पूछ लें तो केवल कांग्रेस को 44% मत मिले, केवल कांग्रेस आर को कितने, 44% मत मिले। ये थोड़ा याद करना। ठीक है। हो सकता है कभी तथ्यात्मक प्रश्न पूछ भी ले, सीधा ही पूछ ले कि 1971 का आम चुनाव पर टिप्पणी लिखिए, जिस प्रकार पहले दूसरे चुनाव पर हुई थी। अब देखिए, तो हमें यहाँ एक अंतर निकालना, क्या अंतर निकालना, देखिएगा। जो हमारा जो पहला आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव पहला, फिर है लोकसभा चुनाव दूसरा, फिर है लोकसभा चुनाव तीसरा। ठीक है। और फिर है लोकसभा चुनाव चौथा, चौथा लोकसभा चुनाव। और फिर है, ठीक है, ये चुनाव। और फिर लोकसभा चुनाव पांचवा, चुनाव पांचवा। देखो, पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 364। दूसरे में 371। तीसरे में 361। चौथे में कांग्रेस ठीक है बहुमत के साथ जीत पाई थी, लेकिन आंकड़ा 300 से पार नहीं हुआ। और पांचवे में कितनी सीटें मिली, वो मिली थी 352। कितनी सीटें मिली, 352। तो ये इस प्रकार सीटों का क्रम याद रखना। आपको हो सकता है कि इन तीनों के बारे में पूछ ले, या इन चारों चारों के बारे में पूछ ले। ठीक है। हाँ, पहली बार दल बदल की बात 1967 के चुनाव में की गई, वो हमने बात की थी, गयालाल वो हरियाणा वाला वही व्यक्ति था। और दूसरी ओर इसके साथ ही हमने कहा था ना कि पंजाब के, चंडीगढ़ के एक नेता थे कांग्रेस के, जिनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह। उन्होंने कहा था इतनी देर आया राम थे, अब वो गयालाल हो गए, मतलब अब चले गए थे, कांग्रेस में आए और वापस चले गए। इसके साथ ही एक और बात हमें करनी है कि कांग्रेस का ये गठबंधन था, किसका, नहीं, अपना पंजाब में एक 1967 में एक गठबंधन बना था। उस गठबंधन को क्या कहते हैं। हो सकता है कि कभी कभार प्रश्न पूछ ले कि यूनाइटेड, क्या प्रश्न है, यूनाइटेड, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ये क्या था। तो ये पंजाब का एक गठबंधन था जो 1967 में बना, कब बना, 1967 में। ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो इस प्रकार कांग्रेस ने अपने पांचवें आम चुनाव को जीत लिया। और अब देखो कांग्रेस की पुनर्स्थापना किस प्रकार होती है। अब इस चुनाव में पता चल गया कि असली कांग्रेस कौन सी है। तो इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस आर ही क्या है, असली चुनाव। अब कांग्रेस आर की पुनर्स्थापना तो कर दी, लेकिन प्रकृति क्या की, बदली गई। कैसे बदली गई, पहले तो नेहरू जी के समय क्या थे कि सभी पार्टियों को एक समान मिलाकर
सबकी विचारधारा मतलब पार्टी के अंदर गठबंधन, अंदर की विचारधारा की गठबंधनता थी। और यहाँ इंदिरा गांधी अपने आप में अकेली मतलब लोकप्रियता की छवि के साथ, हमने पहले भी बात की, अगर मैं ये कह दूं कि उस समय अगर कोई व्यक्ति कह देता है मतलब इंदिरा गांधी अपने नाम की कोई मूर्ति खड़ी कर देती तो भी वो जीत जाती। आपको पता होगा हमारे जयपुर में इंदिरा गांधी के मंदिर बने हुए, आज भी उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। तो खैर उनके, लेकिन हुआ क्या, तो कांग्रेस की एक बार तो पुनर्स्थापना हो गई, लेकिन यही पुनर्स्थापना आगे जाते एक दिन लोकतंत्र के लिए घातक साबित हुई। किस प्रकार हुआ, इतना पूर्ण जन समर्थन मिला, लेकिन ये जन समर्थन इंदिरा गांधी से छूट कैसे गया, तो इनका जिक्र करेंगे हम अपने आने वाले अगले एपिसोड में। ठीक है, तो इस प्रकार ये 1971 का क्या हो गया, आम चुनाव भी हमारा पूरा हो गया। अब देखिए साथियों, वीवी गिरी के बारे में हमने बात कर ली। एक है अपने कर्पूरी दास मतलब ठाकुर है, वे समाजवादी नेता है, राम मनोहर लोहिया के पक्षधर है, और इसके साथ ही वे बिहार के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये याद करना है आपको। निजलिंगप्पा के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। और आधुनिक का एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि आधुनिक आधुनिक कर्नाटक के निर्माता, कर्नाटक के निर्माता, तो कौन है भाई आधुनिक कर्नाटक के निर्माता, वो है आपके निजलिंगप्पा। क्या नाम है, निजलिंगप्पा। ठीक है, हाँ, ये आधुनिक कर्नाटक के क्या है, निर्माता है। एक आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, और जो वीवी गिरी है वो सिलोन के राजदूत वगैरह रह चुके हैं। इसके साथ ही साथियों हमने ये सारा का सारा 1971 का चुनाव पूरा का पूरा अब पढ़ लिया है। ठीक है, अंतिम में एक पार्ट के अंतिम में दे रखा है, एक फिल्म का नाम दे रखा है जंजीर, जिसमें मतलब भारत के बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर जिनका नाम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित, मतलब जंजीर में अमिताभ बच्चन जी का और कौन बनेगा करोड़पति सीरियल के प्रमुख वक्ता का भी एक थोड़ा सा जिक्र दे रखा है कि मतलब उस फिल्म में वे भी सम्मिलित थे। एक जंजीर फिल्म है, 1973 में बनी थी ये, और उसमें ये बताया गया है कि विजय नाम करके कोई बच्चा है, वो एक पुलिस सिपाही है। वो क्या करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता है, लेकिन फिर भी दबाव के कारण उसे समाप्त नहीं करने दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। और फिर वो जिस समय वापस रिहा होता है, तो वो किस प्रकार अपने विरोधियों को ऊपर मतलब एक कुख्याति के जैसा बनकर या गुंडे के समान बनकर उनका बदला लेता है। इस प्रकार की बातें दे रखी है। तो खैर वो आप यूट्यूब पे सर्च करके जंजीर फिल्म है वो देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अब हम अपने अगले एपिसोड में पढ़ेंगे इसी किताब का अगला पार्ट है मतलब छठा, और जिसमें क्या दे रखा है कि 1971 में जिस प्रकार इंदिरा गांधी इतनी जीत के साथ और इतनी लोकप्रिय हुई, उसे ऐसा क्या हो गया कि 1975 तक आते आते राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा। नमस्कार, धन्यवाद।